अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे राजनीति के अपराधीकरण से भी बात आगे बढ़ चुकी है। अब अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गंभीर मुद्दा है। हम इस पर आज खुली चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से नहीं, मैं आपको 80 के दशक में लेके चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण कब हुआ? मैं ये डिबेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मायावती ने आज मुख्तार अंसारी को बीएसपी का आगे से टिकट देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल इस बात पर डिबेट नहीं है। जिन्हें लगता है मुख्तार अंसारी पर डिबेट है, वो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाए। हम एक समग्र मसले पर चर्चा करने के लिए यहां पर जमा हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण नहीं हुआ है बहनों भाइयों, या राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा अपराध अब उसका राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीति के अपराधीकरण की बात दूर रह गई है। मसला कहीं आगे तक जा चुका है। अब जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश के भीतर। पहले अपराधी नेताओं को जिताते थे, उनकी मदद करते थे, पर्दे के पीछे से सहायता करते थे, बदले में पुलिस से संरक्षण प्राप्त करते थे, धन कमाते थे, गुंडई बदमाशी करते थे। अब गुंडा, बदमाश, अपराधी, माफिया, क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर खुद नेताजी बन गया है। अब नेताओं को छिपने के लिए जगह चाहिए। 80 के दशक में बेहमई कांड के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपराधियों की एंट्री शुरू हुई और अब हालत यह हो गई है कि अपराध ही राजनीति हो गई है। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके तहसील, जनपद, मोहल्ला, कहीं भी उठा के देख लीजिए, गुंडा है तो नेता पक्का होगा। 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए, 2-4, 6-10 लोगों को छोड़ दीजिए, तो अपराधियों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। एक वक्त तो यह हालात था कि अगर सभी अपराधी एकजुट हो जाते, इकट्ठे एक छत के नीचे आ जाते, उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने की स्थिति में थे बहनों भाइयों। और आज भी कोई बहुत खुशहाल स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश के भीतर। 150 से ज्यादा ऐसे आपराधिक छवि के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के, हत्या, बलात्कार, डकैती, दंगे, बलवा, लूट, रहजनी, जेबकतरी, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर बैठे हुए हैं। और कोई अभी से नहीं शुरू हुआ, 80 के दशक से शुरू हुआ रोग गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक पहुंचा है और उधर मेरठ से और गाजियाबाद, बुलंदशहर से चलते हुए लखनऊ तक पहुंचा है। कौन सा ऐसा टॉप का क्रिमिनल और माफिया आपके क्षेत्र में नहीं है जो आज राजनीति का हिस्सा नहीं है? जो नहीं है वो आना चाहता है, जो नहीं भी है वो बैकडोर से है राजनीति के भीतर। कोई चुनाव लड़कर विधायक सांसद बन गया है, कोई विधायक सांसद बनना चाहता है। चर्चा सिर्फ मुख्तार अंसारी की नहीं है। राजनीति में अपराधियों की एंट्री की चर्चा नहीं है। अब अपराध पूरा का पूरा राजनीति हो गई। अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। लोगों को बचाने के लिए राजनीति की जाती है और यह चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है बहनों भाइयों। यह हम लोकतंत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज का दिवस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिवस ऐसा है जो राष्ट्रीय आत्महत्या उन्मूलन दिवस के तौर पर आज मनाया जाता है। आत्महत्या रोकने के लिए प्रेरणा देने वाले दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। और हम अपने लोकतंत्र को आत्महत्या के लिए ढकेल रहे हैं उन लोगों के हाथ में जो अपराधी हैं, जो पैसे के लिए मर्डर करते हैं, पैसे के लिए डकैती डालते हैं, रेप करते हैं, डाका डालते हैं, गबन करते हैं, चोरी करते हैं, रोड होल्ड अप करते हैं, लोगों के घर, मकान, जमीन, दुकान कब्जा करते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है इसमें, कोई एक जाति भी नहीं है इसमें, कोई एक कौम भी नहीं है, सब हैं इसमें। कोई दूध का धुला नहीं है, ना कोई पार्टी, और ना कोई ये दावा कर सकता है उत्तर प्रदेश के भीतर कि हम बड़े पाक दामन हैं, हमारे यहाँ पर अधिक छवि के लोगों की एंट्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक दलों का बहनों भाइयों एक फार्मूला है और एक चीज पर ये एक हैं,
बहुत एकता है इनके भीतर। कौन चुनाव जीत सकता है? हमारे लोकतंत्र की खामी कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए, यहां सिर गिने जाते हैं, व्यक्ति का चरित्र नहीं गिना जाता। चुना गया जनप्रतिनिधि कैसा है, कौन है, उसकी सामाजिक छवि क्या है, वो मायने हमारे देश प्रदेश में नहीं रखती। ये लोकतंत्र में हमारा दुर्भाग्य भी है, यहां सिर गिने जाते हैं। तो सबसे आगे कौन सिर गिनवाएगा? अपराधी गिनवाएंगे। शरीफ आदमियों के लिए राजनीति करना उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन काम है। कुछ आदतन अपराधी हैं और उनमें से कुछ अपराधी पुलिस ने भी बना दिए हैं। सरकारों ने भी नेताओं को अपराधी बना दिया है, अपने अपने बदले को पूरा करने के लिए या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए। लेकिन हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये कतई उचित नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है और भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये कि हम अपराधियों को राजनीति में खुला न्योता दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं उनको पार्टी में शामिल करा के। और कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो आज इसमें लिप्त नहीं? जो बीजेपी ये दावा करती है कि बहुत चाल चरित्र चेहरे की पार्टी है, बहुत सुचिता वाली पार्टी है, 37% उसके विधायक आपराधिक छवि के हैं और 15% के ऊपर तो मर्डर, डकैती, रेप, गबन, डाका, रोड होल्डअप तक के मुकदमे दर्ज हैं। दंगा कराने के मुकदमा तो बहुतों पर दर्ज है। कोई दूध का धुला नहीं है, यहाँ पे सब एक जैसे हैं। इस मामले में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है डेमोक्रेसी में? आज हमारे प्रदेश की हालत क्यों है? बहुत कुछ कारण आप स्वयं हैं। ये राजनीतिक दल तो अपने एजेंडे पे हैं, पर आप किन्हें चुनते हैं? वो जो हत्या करते हैं, वो जो डाका डालते हैं, वो जो गबन करते हैं, रोड होल्ड अप करते हैं, ज़मीनें कब्जाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, किडनैपिंग करते हैं, वसूली करते हैं, फिरौती वसूलते हैं, या डाकू गिरोह बना रखा है। ये आपकी कमी है कि ऐसे लोग चुन कर आते हैं और इन राजनीतिक दलों के झांसे में आप फंसते हैं। तो मसला अकेले मुख्तार अंसारी का है ही नहीं, मुख्तार अंसारियों की तो भरमार है। अकेले मुख्तार अंसारी गुनहगार नहीं है। कौन सी ऐसी दल है जो जिसके यहाँ दागियों की भरमार ना हो? और कौन इस मामले में पवित्र है? एक भी पार्टी इस देश के भीतर आपको नहीं मिलेगी जो ये क्लेम करे कि वो अपराधियों को टिकट नहीं देती। आज मायावती कह रही कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, पर यही मायावती ये कह रही थी कि मुख्तार अंसारी मुसलमानों का मसीहा है। क्या आज पता चला मायावती और बीएसपी को कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं? और अगर आज ये पता चला है तो वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ये बात नहीं पता होनी चाहिए थी। तो राजनीति में अपनी कन्वीनियंस के लिए आप जब इस प्रकार के काम करते हैं तो हमारे जैसे पत्रकार इस मसले पर सवाल उत्पन्न करते हैं, खड़े करते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर हम इस समग्र मसले पर बात करेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, पूरा अपराध राजनीति में आ गया है। कुछ बयान सुने। हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें। इन्हीं मुख्तार अंसारी को मुसलमानों का मसीहा कहा था मायावती जी ने। इन्हीं मुख्तार अंसारी को टिकट दिया था विधायकी का, इनको विधायक बनाया था। अब अचानक वो बाहुबली हो गए। फिर 3 महीने बाद मान लीजिए कोई परिस्थिति बनेगी, फिर वो बाहुबली से सहभागी हो जाएंगे। तो ये सब लोगों को समझ में आता है। जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएँ और इस तरह के आपराधिक लोग, छवि के लोग को दूर रखे। तो इसमें आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है। अभी अपराध और अपराधियों का खेल अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में खेल रही है तो भाजपा खेल रही है। और जो भाजपा और भाजपा की बी टीम बने हुए राजनीतिक दल हैं
उन पर दबाव डालकर अपनी सुविधा अनुसार जिसे उधर भेजना होता है उधर भेज देते हैं, जिसे अंदर लाना होता है ला देते हैं। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी बीजेपी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, एमएच खान बीएसपी से हैं, असीम वकार एएमआईएम से हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, विक्रम सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज मुख्तार अंसारी को मायावती ने एक तरह से पार्टी से निकाल दिया और टिकट देने से मना किया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद शुचिता की राजनीति करती है, कहती है कि हम सब चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी हैं, पर आपके 37% एमएलए पर आपराधिक छवि के लोग हैं और उनमें भी सिर्फ 15% पर किसी पे मर्डर, किसी पे बलात्कार, डकैती, दंगा, गुंडागर्दी, रोड होल्डअप, किडनैपिंग, रैंसम तक वसूली के मुकदमे दर्ज हैं। किस मुंह से आप ऐसी बातें करते हैं? हाँ, मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं इसका उत्तर दूं। आपके प्रश्न होंगे उनको भी उत्तरित करूंगा। मैं जब आपको सुन रहा था तो एक AK वर्मा साहब हैं, डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स कानपुर से, उन्होंने कमलापति जी को कोट करते हुए 1950 के दशक की एक घटना को उद्धृत किया। आपकी बातचीत लगभग उसी तारतम्यता में थी कि 3 फेजेस में चीज़ें हो रही हैं। अपराध का राजनीति में आ रहा है कि राजनीति अपराध में आ रही है, और फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में माफिया की एक एम्पायर, उसने सत्ता को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की। आपने बीजेपी के बारे में चर्चा की, आपको अधिकार है, आप करेंगे, बिल्कुल सही है। अरे तो पढ़ लिख कर डिबेट में आते हैं, कोई मेकअप करके थोड़ी बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आते, जितनों को आपने बुलाया सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अपने भाइयों की बात ही नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं तो आपने जिस पर कमेंट अच्छा, किया उसके लिए मुद्दे पे आ रहा हूं। तो NN वोरा साहब की अध्यक्षता में एक गृह सचिव थे भारत सरकार के। 1996 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे एक रिपोर्ट आई थी, वो लागू नहीं हुई। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार जो है, मैं कह सकता हूं कि उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर बड़ा जबरदस्त माफिया, उसको बाई बुल को हॉर्न से सीधे सीधे लिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे कार्रवाई की। और एक ही दृष्टांत देता हूं, अपने घर में जो छिपे बैठे हैं अपराधी, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? वही बता रहा हूं हुजूर। ये जोर जोर से चिल्ला के नहीं बात करो, आराम से बात करो। चिल्ला नहीं रहा, आपके कान में आ रही होगी, जरा सा कह दीजिए कि थोड़ा नहीं, ठीक बात नहीं, मुझे परफेक्ट आवाज है। बस ठीक। अब सुने, एक कांड हुआ उन्नाव के अंदर जिसकी बड़ी चर्चा हुई। पिछले कई सालों में कई कांड हुए, पुरुषोत्तम द्विवेदी से लेकर कई कांड हुए। यह पहली सरकार थी जिसमें ट्रायल भी हुआ, प्रोसिक्यूशन भी चला, मुकदमा भी चला, और कन्विक्शन के बाद वो आदमी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया, और उपचुनाव होने के बाद एक नई जनप्रतिनिधि आया जो उनके परिवार ये पहली सरकार थी जिसने बहुत बेशर्मी से बचाव किया था। कोई बचाव नहीं किया, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय में वो बलात्कारी विधायक बैठा था, आपने उसको बचाने की हर संभव कोशिश की। बचाने की वो तो मीडिया के दबाव में आपको सीबीआई जांच करानी जो हो जाए वो मेरा और जो ना हो वो तेरा। कड़वा कड़वा आप मुझे केवल इतना बता दो, नहीं, चीजें नहीं आपको चलती। मेरे ऊपर गुस्सा करने से आपको मुझे एक उदाहरण बताएं, 37% एमएलए क्यों अपराधी हैं आपके यहाँ? मौजूदा विधायक के ऊपर कन्विक्शन हो गया हो और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो गया हो। एक सरकार बता दीजिए, कमलापति त्रिपाठी से लेकर के और योगी आदित्यनाथ। मैं आपको जानकारी नहीं है ना, तो मुझे मालूम है, आपको इतिहास नहीं पता। डॉक्टर उदयभान भदोही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी में वो उनको सजा मिली थी और उनकी विदाई की गई थी। सुन लीजिए, आपको शायद पता नहीं है। अरे हम बता रहे हैं आपको। और अय्या वाले एमएलए का भी यही हाल हुआ था। जिन्होंने पोटा लगाने की सिफारिश की वो डीएसपी हट गया। ये बैठे हैं विक्रम सिंह जी, इनके ऊपर और ब्रिजलाल जी पे मुकदमा कायम हो गया। वो तो कोर्ट ने क्वेश्चन किया। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग वो आज, पर उन्हीं से तो आपने राज्यसभा में वोट लिया जिनके ऊपर पोटा लगा। किनके? जिनकी बात कर रहे हैं। किनका? जिनका डीएसपी हटवाया था। किनका डीएसपी हटवाया था? जिनकी आप बात कर रहे हैं। अरे वो डीएसपी रिजाइन करके चला गया। हाँ, तो ये तो बताओ ना कि उन्हीं से टिकट, और मैं बताऊं, और वो आपकी 2 बार सरकार बनवाए हैं, ये भी तो बताओगे। कृष्णानंद राय की हत्या के पहले उस समय एसएसपी एसटीएफ ने पक्की इंफॉर्मेशन दी कि मुझे रेड करने दी जाए, और मैं नाम ले सकता हूं, आज एडिशनल डीजी हैं वो उत्तर प्रदेश के। मुझे अपने घर का पहले बताओ कि अपने घर की सफाई कब करोगे? हमारे घर के अंदर कोई अपराधी को, सबसे ज्यादा दुर्गंध अपराधियों की आपके घर से आ रही है। नहीं है। एक सड़ांध फैली हुई है आपके यहाँ। एक दृष्टांत बता दें,
कि 37% MLA पर किसी के हत्या अपराध सहित को अपराध, हमने तमाम मुकदमे दर्ज कारपेट हैं। के नीचे नहीं डाला। ओके, ऑल राइट, मैं एमएच खान को आमंत्रित करता हूं। आप जवाब तो देते नहीं। ओके, एमएच खान साहब के पास चलता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खान साहब, शायद बहन जी को आज पता चला होगा कि मुख्तार अंसारी जी माफिया हैं। देखिए ब्रिजेश जी, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव की स्थितियों को देख करके ही पार्टियां अपना निर्णय बनाती हैं, अपना निर्णय लेती हैं। महंत कुमारी मायावती जी ने अब आज से कल तक में जो भी सम्मेलन हुए, सब चीज़ें हुए, उसको देखते हुए उन्होंने एक बड़ा निर्णय ले लिया कि अब उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेटर्स को आदेशित कर दिया कि आप जो भी कैंडिडेट चुनें उसको आप देख रहे हैं, बलात्कारी तो नहीं है, हत्या में तो नहीं, मान भाई मुख्तार अंसारी माफिया है, ये बात बहन जी को कब पता चली? करना चाहिए। क्या आज पता चली? देखिए पता चली नहीं, सवाल इस बात का है जब इस चीज को लेकर के बात चलने लगी तब बहन जी ने फैसला ले लिया कि नहीं, जब उठने लगा सवाल कि हाँ मुख्तार अंसारी ऐसा है, ऐसा माफिया आज है, तो उन्होंने फैसला ले लिया, उनकी जगह पर टिकट दे दिया। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 114 MLA है, डीजीपी और पूरा होम डिपार्टमेंट उनको ब्रीफिंग देता है मुख्यमंत्री को, और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह के नहीं जान पाई कि मुख्तार अंसारी माफिया हैं। ये तो अद्भुत बात है। नहीं, और जबकि गृह मंत्रालय की मंत्री भी वही हैं, ऐसा है रही हैं। आज मुख्तार, आज की बात करिए ब्रिजेश जी, आज की बात करिए, आज फैसला क्या हुआ, इस पर बहस होनी चाहिए। आज फैसला हुआ है कि हम उनको टिकट नहीं देंगे। मतलब मैं आपसे पीछे आपके गलत कामों पर सवाल ना पूछूं आपसे, और किसी को भी टिकट नहीं, आपसे जो गलती हुई मैं उस पर सवाल ना पूछूं आपसे। नहीं, आज जो हमने फैसला कर लिया उस पर सवाल पूछिए सर। फैसला कर लिया हमने तो स्वागत होना चाहिए। क्यों स्वागत करें? आप माफी मांगिए पहले। इसका नकल भी करना चाहिए। आप माफी मांगिए पहले। हेलो, आप माफी मांगिए पहले। आवाज गई। हाँ, अब तो आवाज क्यों आएगी? ऐसे मौकों पे आवाज बिल्कुल नहीं आती है। ओके, उदयवीर सिंह जी, आपकी पार्टी में भी आपराधिक छवि के विधायकों की भरमार है। मैं देख रहा हूँ 17% से ज़्यादा आपकी पार्टी के जो MLAs हैं उनके ऊपर या तो हत्या का मुकदमा है, किसी पे रेप का है, किसी पे डकैती का है, किसी पे छिनैती का है, किसी पे चोरी का है, किसी पे दंगा कराने तक के आरोप हैं। आप लोगों को अपराधी इतने पसंद क्यों हैं? सवाल पसंद नापसंद का नहीं है। जो लोग राजनीति में पहले से हैं और उस प्रक्रिया में उन पर अगर मुकदमे लिखे गए हैं तो संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जब तक वो कहीं से दोषी न ठहराए जाएं वो चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल ये है कि पहला पत्थर किसने मारा, पहले मंत्री किसने बनाना शुरू किया। ये तो एक प्रोसेस है। आप ये कहें, बहुत सारे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन पे कोविड प्रोटोकॉल का मुकदमा है, जिन पे सरकारी संपत्ति तोड़ने का मुकदमा है, बहुत तरह के मुकदमे हैं। कुछ लोगों पे व्यक्तिगत दुश्मनी में मुकदमे लिखे गए हैं। तमाम मुकदमे इस सरकार में फर्जी लिखे जा रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये तय करना, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि व्यवस्था में एक कदम कौन आगे बढ़ा रहा है। अब आपने मुख्यमंत्री वो बना दिया जिस पे 18 मुकदमे, जो आप मुकदमे मेरे विधायकों पे बता रहे हैं वो मुख्यमंत्री पे मुकदमे, वो उप मुख्यमंत्री पे मुकदमे। पहले आपने मंत्री बना के स्वागत किया। 98 मंत्री थे माननीय पिछले हमारे स्वच्छता के लिए जाने वाले कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में तमाम लोग थे। तो सवाल ये है कि एक कदम और आगे लेके चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। दूसरा, जो आपका आंकड़ा है, इस आंकड़े में कुछ चीज़ शामिल नहीं है। तमाम अपराधियों की पत्नियों को विधायक बना के बिठा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जो जेल में सजा काट रहे हैं उनकी पत्नियां, वो पत्नियों पर तो मुकदमे नहीं है, वो तो इस आंकड़े में नहीं आ रही। और तीसरी बात, जो पुरी जी बड़ा छाती ठोक के कह रहे थे जी उन्नाव के मामले में, कोर्ट का भूमिका आप भूल गए। सीबीआई जांच किसने कराई? फास्ट ट्रायल किसने कराया? दिल्ली में ट्रायल कैसे गया? उस परिवार ने क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास किया था? और जो लोग जेल में मिलने गए मदद लेने, कुलदीप सेंगर की स्वामी साक्षी सांसद, जिन्होंने कहा वो हमारे मित्र हैं, उनको तो आपने महिमा मंडित कर रखा है। और जब उपचुनाव हुआ कुलदीप सेंगर की सीट पर, तो मौका परस्ती की पराकाष्ठा की भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज नेताओं ने मंच पे अपने साथ कुलदीप सेंगर की पत्नी को बिठाया वोट लेने के लिए, और जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो टिकट काट दिया।
तो आप कैसे तय करते तो हैं? अगर मायावती ये दावा और एक वादा बार कर ये तय सकती कर हैं, लीजिए नहीं कि मायावती कुलदीप अगर सेंगर ये वादा के कर परिवार को सकती आप दोषी हैं मानते हैं कि नहीं कि वो मानते? किसी अपराधी को टिकट नहीं मानते देंगी, हो तो मंच पे क्यों बिठाए थे? आप क्या ये और नहीं वादा कर मानते सकते हैं उत्तर तो प्रदेश फिर की टिकट जनता क्यों से काटा? कि आप अपराधियों को टिकट नहीं देंगे? जी आप अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, आप कमिट करिए। नहीं, हमारा तो कमिटमेंट है, हमारा तो कमिटमेंट है। हम शुचिता की राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति में हैं, पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने समान भाव से सारे अपराधियों को सत्ता में अतोत्साहित करने का काम किया था। लेकिन जो पहले से विधायक हैं, सांसद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं, हम उन पे फैसला नहीं सुना रहे, जो अंडर ट्रायल हैं। लेकिन हम माफियाओं को देख देख के नौता दे दे के नहीं ला रहे कि आप अपनी पत्नी को लड़ा दीजिए, वो जीत जाएंगी इलाहाबाद से, वो जो है विधायक हो जाएंगी, और विधायक जी के पति जो है जेल में सजा काटेंगे, जेल से जो है सरकार सुरेंद्र चलाएंगे। राजपूत को मैं आमंत्रित जो करता हूं। सुविधा, Thank जिससे you, आपको सुविधा शुक्रिया। है, उसे सपा में भारतीय जनता सुरेंद्र पार्टी में राजपूत शामिल जी करिए जी, और विरोध हो जाए अंदर तो थैंक पार्टी यू, से निकाल दीजिए। थैंक यू देवीर जी, शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कांग्रेस का इतिहास देखूं, जो मेरे पास नेशनल डेटा एडीआर का मौजूद है, कांग्रेस भी कहीं बीजेपी से पीछे नहीं है आपराधिक छवि के, आपराधिक चरित्र के, दुर्दांत किस्म के, संगीन किस्म के मामलों में अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की। उत्तर प्रदेश की बात अलग है, यहाँ आपकी पार्टी के पास उतने एमएलएज नहीं हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ आपने मजबूती से रखे हुए हैं सबको। ब्रजेश भाई, एक पैमाना नापिए, या तो किलो में तौल लीजिए और या लीटर में माप लीजिए। अगर आप किलो में तौलेंगे तो मैं उसका जवाब दूं, लीटर में मापेंगे तो उसका जवाब दूं। मतलब माफिया में भी मैं आपको पूछूं, अच्छा माफिया, नहीं, अच्छा बुरा माफिया? सुन तो लीजिए अब आप। गुड तालिबान, बैड तालिबान? नहीं, अब आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। तालिबान कभी गुड हो ही नहीं सकते, सिर्फ नरेंद्र मोदी यही जी तो की- कह रहा हूं कि लीटर और किलो कैसे लेके आए? ये नरेंद्र मोदी जी की डिक्शनरी में गुड तालिबान, बैड तालिबान है प्लीज गो भाजपा में। सच बात यह है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो श्री राहुल गांधी जी ने की है, और उन्हीं राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के कोसती है कि उन्होंने वो अध्यादेश फाड़ा था। वो अध्यादेश अगर नहीं फटा होता आज की डेट में, तो क्या सजा याफ्ता अपराधी जो सजा याफ्ता पा चुके हैं, सजा पा चुके हैं 2 साल से ज्यादा की, वो संसद और विधानसभा में नहीं होते क्या? आप बता दीजिए मुझे। इकलौता नेता है हमारा श्री राहुल गांधी जिन्होंने ये काम किया कि आज सजा याफ्ता लोग पॉलिसी क्यों नहीं बना लेते हैं कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे? सुन लीजिए, बीजेपी देखिए कितना पालन करती है। हम तो बीजेपी जितना पालन कर रही है, कह रहे ना, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। इनके यहां तो जो कमल छाप साबुन से धुल जाए वो संत महंत हो जाता है, समाज सेवी हो जाता है। रीता जी का घर जलाने वाला बबलू जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। शराब का तस्कर जो क्या नाम वो खलीलाबाद वाला अपहरण करता, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे, उसको स्वतंत्र देव सिंह जी कहते हैं कि वो तो साहब पर आप क्या ये वादा करने की स्थिति में कि कांग्रेस किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी? हम बहुत स्पष्ट रूप से साफ है कि हम किसी सजा याफ्ता के साथ ना थे, ना है, ना रहेंगे। हमारा इतने अच्छे नेता थे काजी रशीद मसूद, जैसे ही उनकी क्या नाम 2 साल से ऊपर की सजा है, उनकी क्या नाम राजनीति वो राज्यसभा से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। आपके सामने अभी अमित पुरी जी को भी बता दूं, अमित पुरी जी को यह बताना होगा कि नारदा से लेकर के शारदा तक अगर देश की बात, देश का गृह मंत्री तड़ी पार रहा हुआ है। आप किसी और की बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं आप देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री के ऊपर। अरे पर्सनल अटैक की बात करेंगे, देश का गृह मंत्री अगर तड़ी पार न रहा हो तो मुझे बता दीजिए। ईमानदारी से बता दीजिए, बिल्कुल इंटरवीन करना, ईमानदारी से बता दीजिए कि देश के गृह मंत्री क्या रहे। शुक्रिया, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नोट कर लिया आपकी बात। प्रोसीडिंग है। ऑलराइट, असीम वकार को आमंत्रित करता हूं। भाई असीम वकार, एक तो आप मुस्लिम बंटवारे की राजनीति कर ही रहे थे उत्तर प्रदेश के भीतर। आज मैंने देखा कि दोपहर में आपका बड़ा धूम धड़ाके से एक वीडियो जारी हुआ आपका स्वयं का, जिसमें आप मुख्तार अंसारी के सामने दामन फैलाए खड़े हैं कि आप आइए, घुटनों के बल आप हैं, जिसमें आप वायद कह रहे हैं कि आप आइए और हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप क्यों इस प्रकार का काम करते हैं कि आप अपराधियों को राजनीति में लेना चाहते हैं? जिसको कोई नहीं पूछ रहा, उसके सामने AMIM घुटने पर बैठ के दामन फैला के कह रही है कि आओ हमारे यहाँ से लड़ लो। अरे मुख्तार अंसारी ने क्या आपके यहाँ अप्लाई किया था? नहीं सर, आपने एक बात तो बहुत अच्छी की कि मेरे वीडियो आने के बाद सब के जितने कपड़े थे सबके पार्टियों को उतर गए। आप खुद ही बताने लगे किसके 37%, किसके 17% अपराधी।
तो ये तो अच्छी लगी जी। आप भी तो नंगे दूसरी खड़े बात, हैं। चुनाव आयोग जितने भी लोगों को इलेक्शन लड़ने की परमिशन देगा, हम उन सबको टिकट देंगे। हम उसको टिकट नहीं देंगे जो चुनाव आयोग से प्रतिबंधित हो जाएगा। आपको सामाजिक लोक लाज मर्यादा दूसरी इसकी बात, कोई आपने चिंता मेरा नहीं है जो वीडियो कि चलाया सर, समाज किस प्रकार के राय रखता है अपराधियों के बारे में? सामाजिक कोई चिंता नहीं है आपकी? नहीं सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। 2012 में अभय सिंह समाजवादी से एमएलए बनते हैं। वो अपराधी नहीं है शायद, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अपराधी हैं। 9 सितंबर सन 2021 की रात तक सूफी संत जनाब मुख्तार अंसारी साहब एकदम से 10 तारीख सितंबर को माफिया हो जाते हैं 12 घंटे में। ये पैमाना नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बताना पड़ेगा। तो आप कहिए ना कि आप राजनीति में अपराधियों के खुले समर्थक पार्टियों में और संरक्षक हैं, और आप एक सांप्रदायिक माफियावाद फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। ये तो स्पष्ट हो गया आपकी बातों से। नहीं, हम तो ये आपको माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से। करोड़ों रुपए में टिकट विक्रय करने की, सर सुनिए, मैं कह रहा हूं कि किसी को भी करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट मत खरीदिए। आप हरा दिए जाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा और आपको ये लोग अपना वोट भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। अरे आप तो इन्विटेशन का कटोरा लिए घूम रहे हैं, पर देखिए आपके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मुख्तार अंसारी आपके कटोरे में चवन्नी डालने को तैयार नहीं है। हम आपके कटोरे में चवन्नी डालने को तैयार नहीं मुख्तार अंसारी, और अगर हैं तो बताइए मुझे। बहुत से लोग डालेंगे सर, अभी बहुत से लोग डालेंगे। आप समर्थन का टोकरा लेके बांदा जेल के बाहर खड़े हैं और वो बंदा आपको हलो करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी पीड़ा आपके लिए क्या होगी? आपको क्या दिक्कत आ रही है? मुझे तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या परेशानी हो रही है सर? कोई परेशानी नहीं, मुझे तो आपके सम्मान की चिंता है, आपके वकार की चिंता है मुझे। जी, हमारा सर, इतने ना मतलब हमारा वकार हमारे अल्लाह के हाथ में। हमारे क्या एक चीज कही जाती है सर कि व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। इज्जत देने वाला भी वो खुदा है और जिल्लत देने वाला भी वही है। आप जिल्लत के रास्ते पे जाओगे तो एक दोस्त होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपको जिल्लत के रास्ते पे जाने से रोकूं। नहीं सर, आपको लग रहा है। मैंने आपसे कहा कि चुनाव आयोग जितने लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन देगा, हम उनको टिकट देंगे। लाइट अप मेरे पास दो बहुत आयोग जिनको प्रतिबंधित कर देगा मौजूद हैं और दोनों हम उनको उत्तर प्रदेश की नौकरशाही चलाने का भरपूर आइडिया है। अब आप लोग पॉलिटिकल लोगों की बारी हो गई। अब ये दो मशहूर अफसर मेरे साथ मौजूद है। मैं विक्रम सिंह साहब का रुख करता हूँ। इन्होंने माफियाओं के खिलाफ बहुत ही आक्रामक कार्रवाई भी की थी। अब उन्हीं माफियाओं को मंत्री, विधायक और सांसद बनते हुए देखते हैं, या आप लोग जब टिकट की पेशकश करते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होता है? जिन्होंने ओरिजिनल फाइलें देखी हुई हैं या ओरिजिनल कारनामे देखे हुए हैं तो उनके मन में क्या एहसास होते हैं? विक्रम सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से अपने जज्बात, अपनी फीलिंग शेयर करें। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मैं हारूं या जीतूं, मेरा भारत कभी न हारे। और आज हम देखते हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत तो जाए चूल्हे भाड़ में, मैं जीतता रहूं, चाहे इसके लिए मुझे बाहुबलियों को अपने गले से क्यों न लगाना पड़े और उनकी आरती क्यों न उतारना पड़े। और हमारी ऐसी जो मजबूरी है कि बाहुबलियों के द्वारा दिए गए ऑक्सीजन से ही अगर हमारी राजनीति चल रही है, उनके धनबल से, उनके बाहुबल से, तो ये सोचना पड़ेगा कि सैमुअल जॉनसन ने एक वाक्य कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट। मैं वो शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि वो उचित नहीं होगा। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जेंटलमैन जॉनसन ने नहीं कहा था, जॉनसन ने कुछ और कहा था, लेकिन होशियार को इशारा काफी है जी। तो ब्रजेश जी, ये जो मजबूरी है कि बाहुबलियों को गले से लगा करके राजनीति करना, और उनको क्योंकि वो जिताऊ कैंडिडेट है, वो उनके पास धनबल है, उनके पास जातिगत और जो एक
किसी तरह के एक जाति विशेष का एक बाहुबल है, धनबल है, तो एक जिताऊ कैंडिडेट के रहते हुए धनबल अगर मिल रहा है तो औचित्य और जो शुचिता की बात हम करते हैं वो न करें, क्योंकि हमको सिर्फ एक जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। और इसलिए यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि राष्ट्रहित, औचित्य और पवित्रता और शुचिता वो कहीं बहुत पीछे चली गई है। अनुशासन। विक्रम सिंह साहब, ये जनता इनकी बेहयाई पर चुप क्यों रहती है, या इस बेहयाई को खुलेआम सपोर्ट भी तो करती है? जनता क्या करे? आपने देखिए, ये कुलदीप सिंह चौहान का केस देखा आपने। कुलदीप सिंह चौहान का केस एक वो बदनुमा धब्बा है, और इसके अलावा अगर मैं गिनाना शुरू करूं, मुख्तार अंसारी के ऊपर ऐसा कौन सा केस है जो कि नहीं, और उसका जो गैंग शीट है, जो हिस्ट्री शीट है, ये जरूरी नहीं है कि किसी को सजा न मिले। एसपी सिंह साहब बैठे हैं, ये बता देंगे किसी आईएएस आईपीएस अफसर के ऊपर मुकदमा हो जाए, 24 घंटे अगर वो जेल में रह ले, हवालात में रह ले, तो नौकरी खत्म हो जाती है। एक उनके कैरेक्टर रोल में एक जुमला होता है कि इनकी आम ख्याति ईमानदारी की कैसी है, उस आम ख्याति को लेकर के नौकरी जा सकती है। यहां पर मालूम पड़े कि 100 चूहे खाकर के भी माननीय बने रहते हैं। और यहां तक कि हमारे एक पूर्वाधिकारी ने भी इनको, कुलदीप सिंह चौहान को कहा आरोपी होने की, माननीय विधायक जी, आप अगर बलात्कार के आरोपी को माननीय कहेंगे तो आपका थानाध्यक्ष तो परम पूज्य 1008 श्री 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 करके पता नहीं किस तरह से उसका आज यही कारण है कि 7-8 पुलिस वाले उसमें जेल काट रहे हैं। बड़े अफसर तो खैर बच गए अपनी अपनी सेटिंग करके। बचना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो संलिप्तता थी उसमें ब्रजेश जी किसी से छुपा नहीं था, और वो बहुत बड़ा एक बदनुमा धब्बा है हमारे शासन प्रशासन के ऊपर। बचने का कोई स्कोप नहीं था। और सीबीआई की जांच में भी ये आया था कि ये जांचें इन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, और अगर साफ गोई से जांच हो जाए तो इसमें कोई नहीं बचता। निकट भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक दल अपने आचरण में कुछ सुधार लाएंगे, इन अपराधियों को दूर करेंगे पॉलिटिक्स से, डेमोक्रेसी से? मुझे ब्रजेश जी बिल्कुल इसके कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्केल में टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता चला जा रहा है, बाहुबलियों की मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, जिस बेकरारी से सब लोग उनको गले लगाने को तैयार बैठे हैं, मुझे बाहुबलियों की प्रासंगिकता बढ़ती दिखाई पड़ रही, घटती नहीं दिख रही है, जो कि दुर्भाग्य है हमारा, आपका और देश का, समाज का। जी, मैं एसपी सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। एसपी सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बस एक ही सवाल है सर आपसे, ऐसी क्या मजबूरी है कि इन राजनीतिक दलों के लिए माफिया मजबूरी है? देखिए, जीत का फॉर्मूला का मतलब है कि बाहुबल और धनबल। जब से इस देश में लोकतंत्र ने जन्म लिया है, तब से बाहुबली रहे हैं लोकतंत्र में, और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, एक कोट में भी दे देता हूं, गवर्नमेंट इज ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। अब लोगों के लिए नहीं है। अब तो कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता, सब हम में नंगे हैं, कि हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, अंडर ट्रायल है, और क्रिमिनल की बात मैं कर रहा हूं, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्राइम हो गया, मैं हीनस क्राइम्स की बात कर रहा हूं जी। आदतन अपराधी, अपहरण है, आदतन अपराधी जो है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, वो बैठे हैं, वो सत्ता की बड़ी कुर्सी तक पहुंच जा रहे हैं। तो अब लोकतंत्र से भरोसा क्या रहेगा आमजन का? आप देखिए, आमजन चुनाव लड़ सकता है क्या? अभी चुनाव आएगा यूपी का, देखिएगा आप, हर पॉलिटिकल पार्टी, उन पार्टी को, सत्ताधार पार्टी के तो छोड़ दीजिए, नीले लाल हरे सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में कोने कोने में उड़ेंगे, रैलियां होंगी बड़ी बड़ी, करोड़ों रुपए के मंच सजेंगे। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो एक नंबर का पैसा है क्या? वो माफियाओं का पैसा है। वो माफिया कौन? कॉर्पोरेट माफिया का पैसा, वो भी माफिया है, वो भी क्रिमिनल है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस कर रहे हैं वो भी तो क्रिमिनल हैं, उनका पैसा आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कहां से पैसा आ रहा है? वो सब जितने भी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, वहां का पैसा आ रहा है जी। तो आप देखिए क्या होने जा रहा है, लोकतंत्र का स्वरूप इस देश में क्या होने जा रहा है। ये मैच्योरिंग डेमोक्रेसी नहीं है, ये रिट्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है, ये पीछे की तरफ जा रही है डेमोक्रेसी, आगे नहीं बढ़ रही है ये। तो हम बचाएं कैसे इसको? मेरी चिंता इस बात की है दुनिया के अंदर नेतृत्व कि अगर हमने अपनी डेमोक्रेसी को बचाया नहीं तो ये गलत रास्ते पर है, और अपराधियों ने अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो दुनिया के कई मुल्कों में आपने देखा है कि किस प्रकार की सरकारें काम करती हैं। चिंता का विषय है ये। नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, एमएलए एमपीज के लिए कोर्ट बना दिया स्पेशल, लेकिन निर्णय नहीं होंगे।
सरकारी निर्णय होने नहीं देंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एमपी एमएलए का केस जब तक हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा वो वापस नहीं होगा। लागू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लागू करके दिखाइए भाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश यहाँ तो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे एक पॉलिसी बना के वापस ले पालन लिए नहीं कर रही है। बाकी लोग जाए भाड़ में, अपने मुकदमे तो वापस हो गए ना यहाँ पे। वही है, वो तो पॉलिसी बना के लेजिस्लेचर बना देंगे, कानून बना देंगे, अध्यादेश ले आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा? एक अध्यादेश ले आएंगे कि इन लोगों का मुकदमा वापस किया जा रहा है, हो गया ऑर्डिनेंस, लॉ बन गया ना, वो तो बात खत्म हो गई। कानून को तोड़ना जो है, अब तो इसका मतलब खूब हीनियस क्राइम करिए, अपराध करिए, तो कैसे फिर सत्ता में आइए, कानून बनाकर अपने मुकदमे वापस ले लीजिए और साफ चरित्र के हो जाइए। यस, अपराधी खुद कानून बनाएगा अपने मुकदमे वापस लेने के लिए। अपराधी खुद कहेगा कि मैं बहुत बड़ी लाइन बोली है मंत्री आपने, हूं, बहुत बड़ी लाइन बोली है कानून आपने। बनाता हूं कि मैं अपना मुकदमा वापस करूं। बहुत बड़ी लाइन आपने खींच बोल दी है, बहुत बड़ी लाइन कह दी है। वीरेंद्र सिंह जी आ गए इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, मसला मुख्तार अंसारी का नहीं है कि मायावती ने उनको पार्टी से हटा दिया या टिकट नहीं देंगी। मसला यहाँ राजनीति के अपराधीकरण से भी बात आगे बढ़ चुकी है। अब अपराध का अंडरवर्ल्ड का राजनीतिकरण हो गया है, अब राजनीति वहाँ चली गई है। हम बहुत घातक स्थिति में हैं। देखिए, राजनीति सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद का नाम है कि जिसको जहां अवसर मिल जाए ना, उसे किसी की नीति से, निष्ठा से या दलीय भावना से कोई मतलब है। हम उस भीड़ भरे समाज में हैं जहां अवसर मिले वहां लपक लो। ट्रेन अगर खड़ी है सामने प्लेटफार्म पे तो चढ़ लो, चलने वाली हो, और न जाने वाली हो तो उधर ताको ना। तो कुल मिलाकर सिस्टम ये चल रहा है। बाकी बात मुख्तार अंसारी की या किसी माफिया की, किसको कौन ले रहा है, ये बहुत सालों से होती रही। आजीवन कारावास से लेकर तमाम लोग जेल से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ये तो इस देश की जनता को जो पसंद हो, क्योंकि कहा गया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहे। और जनता भी ऐसे नेता चाहती है चुनाव में कि जिसके आगे पीछे 5-6 गाड़ी चलती हो, राइफल बंदूकधारी चलते हो, जिसका आबा ढाबा और कोई निर्दलीय प्रत्याशी घूमता तो जनता जाती उसके पास। निर्दलीय प्रत्याशी तो माई को अपना लाउड स्पीकर अपनी गाड़ी में बांध के चलता है, कोई सुनता ही नहीं उसको। ना उसके पास सभा करने के लिए स्थल है, ना तख्ता है। तो भाई, जब जनता की यही सब पसंद है कि खूब मुर्गा दारू चले, बड़ी बड़ी गाड़ियां आए, राइफल बंदूक वाला नेता हो, तो वो जब चुनाव जीतेगा तो फिर वो इनकी सबकी कहाँ सुनेगा। 1-2 महीना तो मौज कराता है वो, बाद में फिर जनता यही कहती अपराधीकरण और फलाना धमाका, 5 साल चर्चा करते रहो। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। लेकिन माफिया पर हर दल कहता है साहब हम दागी छवि के लोगों को टिकट नहीं देंगे, और बिना उनके इनका काम नहीं चलता है। आप अभी पंचायत चुनाव बीता देख लो, ये पर्चा जो फाड़ रहे थे, जो रास्ते में रोक रहे थे, साड़ी फाड़े डाल रहे थे, हाँ, उनको सबको इनाम मिला। तो कौन पार्टी से अछूती है? कुल मिलाकर चाहे उत्तर प्रदेश में NRHM घोटाला हुआ हो, चाहे रीता बहुगुणा का घर जलाया गया हो, तमाम सारे दागी लोग बड़े बड़े दलों में रहे। बीजेपी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, उसके यहाँ रहे। तमाम सारे दलों में लोग दागी रहते हैं। मायावती की पार्टी का कौमी एकता दल से समझौता था। मायावती की पार्टी का एक नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। बाद में हो गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारे छाती पर, बदल गया। ये 2007 से 12 के बीच था। हाँ, तो भाई राजनीति में जब गिरा कट पाकिट मार यही सब तय करेंगे तो और कौन लोग आएंगे? भाई पाकिट में जिसके पैसा है, पाकिट मार तो ब्लेड हो अस्तूरा से मारता है। सियासत में तो तमाम तरह नाम दे दिए गए उनको लीगल, उनसे पाकिट मार दो, चाहे जिसके पास है वो जाता है दे आता है। बोरक बोरक कुरे आवत है कह दो, ले जाके ढंगा दिया, बंद करो मुंह। कुरे मतलब उड़ेल दिया ले जाके। अच्छा, उड़ेल दिया। अच्छा, अभी आसिम बकार साहब बहुत स्वागत कर रहे हैं सबका, लोट लोट के वो भी। हाँ भाई, ये तो
बैठे हैं कि कौने पेड़ पे आम पका हुआ गिरे हम लपक ली, ढनक जाए। इनका तो पार्टी नहीं है, इनको दागी वागी से क्या मतलब है, इनको तो अपनी पार्टी खड़ी करनी है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, और मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। तो ये गुलेल तो लिए हैं हाथ में, लेकिन फल कब गिरेगा, फल नहीं तैयार इनके पास आने को। ये बांदा जेल के बाहर खड़े हैं टोकरा लेके, लेकिन फल गिरने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक फल इनसे मिलने से भी मना कर रहा है। एक चीज और ब्रजेश जी सियासत में है, फल को पता है कि इस टोकरे में गिरे नहीं कि वैल्यू खत्म हुई नहीं। तो ये बात तो है ही है, लेकिन अब जब कहीं ना मिले तो निर्दलीय मोटर कार चुनाव निशान पे खड़ा होने से अच्छा है कि भाई खजूर वाले निशान पे खड़ा हो जाओ, तीर धनुष पे खड़े हो जाओ। तमाम दल के टिकट तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों का जो स्वरूप बदला, उसमें राजनीतिक दल और राजनीति में शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उदार तो हो सकता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भी बदले की भावना से कार्रवाई के लिए सरकारों को बहुत उकसाया है, और उसका नतीजा विपक्ष के तमाम नेता और समाज के तमाम एक्टिविस्ट भोगते हैं। सूर्य प्रताप जी बैठे हैं, उनका बहुत आदर और सम्मान है, वो समाज के लिए रिटायरमेंट के बाद भी लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये खुद में ठीक ठाक किस्म के अपराधी हैं। 6-7 मुकदमे कोई बता रहा था इनके ऊपर दर्ज है। अब उनके ऊपर मुकदमा लादना जो IAS से रिटायर हुआ हो, प्रमुख सचिव स्तर से, जिसका जीवन कोरा कागज हो, साफ सुथरा हो। और दूसरा आप देखिए, एक उदाहरण अमिताभ ठाकुर का है। नहीं, ये खुद लिखते हैं अपने ट्विटर के बायोडाटा में कि मैं छटा हुआ अपराधी हूँ। हाँ, तो भाई वो तो सरकारें राजनीतिक तमाम कारणों से बनाती हैं। अमिताभ ठाकुर जेल में है ना, ऐसे तमाम सारे लोग समय समय पर रहे जेल में। लेकिन सियासत में DP यादव जैसे लोगों को पार्टी में न लेने का साहस और हिम्मत दिखाने वाले लोग आने चाहिए। वो रमाकांत उमाकांत जैसे माफियाओं को मना कर सकें, वो भी ऐसे भी लोग होने चाहिए। और मधुमता हत्याकांड से लेकर तमाम सारे मामले इस प्रदेश में रहे हैं चर्चित, और लोग जानते हैं। NRHM का जो हत्याकांड हुआ, बाबू सिंह कुशवाहा जिसमें आरोपी बने, वो किस पार्टी में गए। बहरहाल जी बीरेन्द्र जी, राजनीति को बहुत अच्छा साधन माना गया। ब्रजेश जी एक साहित्यकार हैं प्रदुम तिवारी, वो तो कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने पैसा खर्च करने से अच्छा है कि उनका राजनीति में ढकेलो, पहले भैंस वहीं चरावें, मौका लागे नेता बन जाएं। ज़्यादा इस देश में परिवर्तन लाने का, क्रांति करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो आज उनकी एक बड़ी मौजू कविता है जो राजनीति के लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। मैं उसको सुनाऊंगा आपको, सुनिएगा। कि छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भौंसी, और मौका लागे नेता बन जाओ, करो देश का ऐसी तैसी। और पियो कमीशन में खूब दारू, और छानो मुर्गी मुर्गा, और दिन के खातिर मुर्गा पालो, रात के खातिर गुर्गा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अमित पुरी जी, आपकी क्या आपत्ति थी? जो सुरेंद्र राजपूत की कौन सी बात पर आप आपत्ति प्रकट कर रहे थे? नहीं, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं आपको से सवाल करता हूँ। और इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, जल्दी करिए। बहुत जल्दी। वो एक शेर पढ़ रहे थे कि इधर से उधर तक सब शरीके जुर्म हैं, कुछ जमानत पे रिहा हैं, और फिर तड़ीपार के जिक्र में आ गए। जिस पार्टी का पूरा नेतृत्व ही जमानत पे रिहा हो, नेशनल हेराल्ड से लेकर तमाम तर केसेस में भिवंडी की कोर्ट में एफिडेविट दे करके और उसके बाद जमानत पे रिहा हो, अकेली और तड़ीपार की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके जेल अंदर गया क्या था, है? जेल, और वो भी रिश्वत में। आप कह रहे थे, आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था, वो भी रिश्वत में, जमानत पे रिहा है, रिश्वत में, आज वो हमको नसीहत दे रहे हैं, और जो फूलन देवी की मूर्ति लगाने के लिए तैयार है। विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे, इन पे मुकदमा किया गया। एक और करके बात करेंगे क्या?
एक एक करके बात करें, एक एक करके। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी प्लीज, मैं गंभीर फिर मैं देता हूं, ठीक नहीं है। मैं टाइम दूंगा, मैं 500 नेता भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जी, आप में इतना सब्र होना चाहिए। सुरेंद्र जी, मुख्यमंत्री से लेकर आपको इतना सब्र होना चाहिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, इनके जो है जमानत पर रिहा है। आपको इतना सब्र होना चाहिए कि इनकी बात सुन ले, मैं जवाब का टाइम दूंगा ना। यस अमित पुरी जी, गो अहेड। जो मैंने दुखती हुई रग पे हाथ रखा था, मुझे मालूम है। नहीं, आप अपनी बात करें। भाई 24 नवंबर 2007 को रगी नहीं है। 24 नवंबर 2007 को फैजाबाद की हाई कोर्ट के ऊपर बम ब्लास्ट करने वाले लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई करेगी जाएगी तो विक्रम सिंह जी जैसे लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा कायम होगा। वो हमको नसीहत दे रहे थे उदयवीर सिंह जी। बताओ ना कि पोटा के ऊपर कार्रवाई के लिए जब अनुमति मांगी गई तो किस मुख्यमंत्री ने फाइल रोक ली और शैलेंद्र सिंह जैसे डीवाईएसपी को इस्तीफा देना पड़ा? बताओ, अपने घर की गंदगी कब साफ करोगे? हम बता रहे ना, अपने घर की गंदगी कब साफ करोगे? अपने घर की गंदगी कब साफ करोगे? जो आपके घर से गंद आ रही है उसको कब साफ करोगे? मुख्यमंत्री ने रोका? अपने घर की गंदगी कब साफ करोगे? मैं बताऊंगा, रुक जाओ। ओके, युद्धवीर सिंह, गो अहेड। शैलेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री से जाति संबंध जोड़ के नेता बन रहा है, अभी 5 साल की सरकार चला चुके हो, क्यों नहीं पुनः जांच करा लेते उसमें? किसने रोका था आपको? नहीं, अमित पुरी जी गलत बात, चुप रहिए। अमित पुरी जी गलत बात, अमित पुरी जी गलत। अब इनकी बात सुनिए, बोलिए आप। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहां गए थे? चले जाते आप, क्यों नहीं गए? खाली टीवी पे बैठ के प्रायोजित चैनलों पे अपनी व्यक्तिगत बातें कहना और अपने को क्रांतिकारी घोषित करना। मैंने आपसे सीधा पूछा, कुलदीप सेंगर का अगर परिवार अपराधी है तो आप के इस मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में मंच में बिठा के बगल में क्यों वोट मांगा? और अगर वोट मांग सकते हो तो जिला पंचायत में पार्टी से टिकट देके क्यों काटा अपराधी के नाम पे? कुलदीप सेंगर की पत्नी पे कौन सा आरोप है? तो फिर टिकट क्यों काटा? फिर टिकट क्यों काटा प्रदेश अध्यक्ष से? हाँ, टिकट क्यों काटा? टिकट क्यों काटा प्रदेश? टिकट क्यों काटा, यही बता दो फिर। ठीक बात है। की पराकाष्ठा मुकदमा है, क्यों काटा? नहीं, आपने व्यक्तिगत नाम लिया। नहीं, आपने सेंगर की पत्नी का, आपने कुलदीप सेंगर का नाम लिया था। आपने उदाहरण दिया कुलदीप सेंगर का। कौन सा अपराध? आपने कुलदीप सेंगर का उदाहरण दिया, मैंने इसलिए कौन सा अपराध है? और उसमें कोई मुकदमा नहीं है। ऑलराइट, मुकदमा नहीं है तो आपने फिर अपराधी के नाम पर स्वतंत्र। थैंक यू, शुक्रिया। एमएच खान साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। एमएच खान साहब, क्या यह सही वक्त है जब जरूरत पड़ती है कि मायावती जी को खेद प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने माफिया को लंबे समय तक जरूरत पड़ती है अपनी पार्टी का विधायक बनाकर रखा? एमएच खान, गो अहेड। ब्रजेश भाई, आपने मुझे जवाब देने का मौका नहीं मैं बिल्कुल दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं कि पार्टी समय समय पर, देखिए, पार्टी समय समय पर अपने जो भी चुनाव आते हैं वो अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं। तो आज हमने निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इसका आप सबको स्वागत करना चाहिए। और अभी असीम वकार कह रहे थे कि 100 करोड़ दे के मत जाओ। कौन 100 करोड़ दे रहा है? कौन 50 करोड़ दे रहा है? कौन 20 करोड़ दे रहा है? इनको तो भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ दे दिया कि जाओ घूमो उत्तर प्रदेश में, हवाई जहाज का टिकट दे दिया कि जाओ घूमो और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाओ। ये क्या बात करेंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, ओके सुरेंद्र भाई, अगर आपको लेना था अंसारी को लेना था तो लीजिए, कौन मना कर रहा? लेकिन आप, अरे मुख्तार इनको नहीं ले रहा है, प्रॉब्लम ये है। बोल पाया था बीरेन जी। ओके, सुरेंद्र राजपूत, गो अहेड। नहीं, मैं पहले भी नहीं बोल पाया था, बोलने नहीं दे रहे लोग। एक सेकंड रुक जाएं, खान साहब रुक जाएं जी। मैं आज मिश्रा जी हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। नहीं, बस एक सेकंड रुकिएगा, टाइम भी थोड़ा कम है जी। अमित पुरी जी ने 20 सेकंड। हाँ, अमित पुरी जी ने जितनी बातें कही, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़ा गया हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार की स्थिति में रहा हो, और जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट जिस का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे आप क्यों बीच में बोल रहे हैं पुरी साहब? अपनी बात बड़े आदमी हैं, आप नहीं हो। 10 सेकंड और। आपके जो सामने वाले मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं और वो बेल पे देंगे क्या? पूरा मंत्रिमंडल आपका बेल पर है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जिसका बेल पर हो
और जो जेल जाने की कगार में खड़े हो उनको आप बात करेंगे। ओके, असीम वकार को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। असीम वकार, आपके थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ असीम वकार बोलेंगे, सिर्फ असीम वकार बोलेंगे। असीम वकार, ये एमएच खान क्या नाप शनाप आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? मुझे बड़ी पीड़ा हुई उनके आरोप सुनकर। इन्होंने आरोप लगाया तो आपको पीड़ा नहीं हुई मिश्रा जी? अरे हुई, आप आरोप लगाया हमारे ऊपर तो हाँ, इन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर, आपके लिए भी पीड़ा हुई। अच्छा हुई, आपको अच्छा हुई पीड़ा, आपके लिए भी हुई पीड़ा हुई। आपको पीड़ा होनी चाहिए, बिल्कुल पीड़ा, आपको पीड़ा होना चाहिए। बिल्कुल पीड़ा लगाया। अरे पहले शुरुआत इन्होंने किया, हमने नहीं किया। हिम्मत, ये शुरुआत इनको बोलते लेने दो, रुक जाओ। बिल्ली खंबा नोच रही है। खान साहब रुक जाओ जरा, मैं आपके लिए पीड़ा व्यक्त कर चुका हूँ। क्यों ये गलत? अच्छा ठीक, इनको कह तो रहने दो। को लीजिए, कौन मना कर रहा है? अच्छा बोलो भाई असीम वकार। खान साहब थोड़ा गुस्सा कम करो, असीम वकार बोलो। देखिए, नहीं, गलत इल्जाम लगाएंगे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलने दो। तीन बार बीजेपी से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी हूं। मायावती जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के मुख्यमंत्री। कौन मना कर रहा साहब? जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया मंच पर इसी बीजेपी सरकार से। जब आरएसएस का थोपड़ा डालने लगा तो इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमान गद्दार होता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया बीजेपी सरकार से, इसलिए मुसलमान जीतने ना पाए। नहीं, गद्दार वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, आप गलत बात कह रहे हैं। मायावती ने कभी मुसलमानों को गद्दार नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। मुसलमान कट्टरपंथी होता है, गद्दार वर्ड आपने गलत इस्तेमाल किया। गद्दार है मुसलमानों के, नहीं गलत बोला आपने। गद्दार है मुसलमानों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। मुसलमानों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। इनके अध्यक्ष 500 करोड़ पूरा हवाई जहाज से। टिकट चेक करिए इनका, बीजेपी दफ्तर हवाई जहाज टिकट। विक्रम सिंह साहब, थैंक यू, थैंक यू। बीजेपी दफ्तर से ओके, विक्रम सिंह साहब को लिया जाए। थैंक यू सब, इन सबको थैंक यू किया जाए। विक्रम सिंह साहब, इन लोग की बात सुनकर तो मुझे तो कोई उम्मीद ऐसी नहीं लगती कि ये लोग राजनीति से अपराधियों को हटाना चाहते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि एक रेस चल रही कि कौन पहले दौड़कर गले लगा ले। बहुत विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया आपने ब्रजेश जी। मुझे भी अब किसी चीज से आश्चर्य और अचंभा नहीं होता है, और 36 साल नौकरी के बाद और जीवन के इस पड़ाव पे आकर के मुझे किसी भी चीज से कोई चीज अप्रत्याशित नहीं लगती है। मुझे जीतना चाहिए, मेरे दल को जीतना चाहिए, मुझे सत्ता मिलनी चाहिए, उसके लिए मुझे कोई भी समझौता करने के लिए मैं तैयार हूं। और ब्रजेश जी, यही एक कारण है कि बहुत लोग राजनीति से दूर रहते हैं, क्योंकि इतना समझौता और अगर शीर्षासन करना पड़े हर चौराहे पे जा करके, तो फिर मुझे समझना पड़ेगा कि राजनीति किसकी दिशा और दशा क्या है। यह जरूर होना चाहिए कि जिसके ऊपर आम धारणा यह है कि अपराधी है, तो उससे हम उसको गले लगा करके अगर हम स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं ब्रजेश जी, क्योंकि जनता सब देख रही है, जानती है। न्यायालय तो जब सजा देगी तब देगी, लेकिन जनता के न्यायालय में जो सजा याफ्ता हो चुका है उससे कम से कम दूरी बना करके रखें, उससे परहेज रखें। जो व्यक्ति आपके घर नहीं आ सकता है, जिसको आप घर पे चाय पे नहीं बुला सकते हैं, उसे आप अपना माननीय विधायक बना रहे हैं। आप खुद अंतर्मंथन कीजिए। करेक्ट। एसपी सिंह साहब, ऐसी क्या मजबूरी है इन राजनीतिक दलों की कि ये जानते हुए भी कि अपराधी हैं, माफिया हैं, फिर भी ये उन्हें टिकट देते हैं? और जनता पर भी मैं ताज्जुब करता हूं कि उनको उतने ही जोर शोर से जिताती भी है। मैं एक थोड़ा सा विपरीत मत दे रहा हूं। अगर इलेक्शन कमीशन और भारत का संविधान ये अलाउ कर दे, कोई भी क्रिमिनल राजनीति में आ सकता है, फिर देखिए आप, एक भी सांसद एमएलए ऐसा पहुंच जाए जो शरीफ हो, सारे के सारे अगर ना आपको देखिए, उल्टा करके देखिए ना आप, और देख करके देखिए कि जितने बड़े अपराधी, जो भी अपराधी हैं, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आप देखिए कौन लड़ेगा चुनाव। एक भी सांसद एमएलए ऐसा नहीं मिलेगा जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। फिर अभी तो ढूंढने को मिल जा रहे हैं। अभी तो आप 37% की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद 1% नहीं मिलेगा आपको। ये माहौल है लोकतंत्र का। जनता क्या करे, ठगी हुई है जनता। अगर अब ये कहें जनता जागरूक नहीं है, ये जनता किस व्यवस्था में वोट देती है। अभी देखिए, विक्रम सिंह साहब ने एक लिहाज में आके एक कोर्ट को अधूरा छोड़ दिया। मैं उसको हिंदी में रूपांतरण कर देता हूं। डेमोक्रेसी आज
क्रिमिनल्स के द्वारा गवर्न है, और जो पेट्रोटिज्म है, जो देशभक्ति के नाम है, उसकी अम्ब्रेला के तले सारे स्कैंडल्स सब छुपे। सर आपने भी उसका हिंदी में अनुवाद किया नहीं जो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। कौन बचाएगा लोकतंत्र को? आपने ठीक से अनुवाद किया नहीं सर। एक 10 सेकंड स्कैंडल्स का मतलब होता है गुंडे बदमाश। जी उदयवीर कुछ कहना ये चाहते पोजीशन है, अब लोकतंत्र के नीचे नहीं, अब राष्ट्रभक्ति के अम्ब्रेला के नीचे छुपे हुए। करेक्ट बात है, ये नया शब्द आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि गुंडे, अपराधी, माफिया अब राष्ट्रवादी हो गए हैं। उदयवीर सिंह जी 10 सेकंड ओनली। मेरा कहना यह है कि आपको ये भी अंतर करना पड़ेगा कि व्यवस्था में क्या कमी है कि निर्णय नहीं हो पा रहा। अगर एसपी सिंह साहब अपराधी हैं, अमिताभ ठाकुर अपराधी हैं, तो धाराएं वही हैं मुकदमों की जो अपराधियों पे हैं, तो अंतर कैसे करेंगे? यही अमिताभ ठाकुर साहब लगातार प्रदर्शन करते थे पिछली सरकार में, और इस सरकार ने क्या किया? तो व्यवस्था कैसे खराब की जाती है इसका भी कोई मानक होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। जी मैं तो देखिए, अभी विक्रम सिंह जी और एसपी सिंह साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जरा ये भी तो बताएं कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से क्या नाम प्रशासन ने, शासन ने और इनके अधिकारियों ने जो गुंडई का खुला रूप अख्तियार किया, उस पर भी कभी बोल दिया करें। वो अपराधी नहीं है, वो गुंडे नहीं है। धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं बाकी मेहमानों को फिर किसी और दिन इसका अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर समय दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।